हेलो बच्चों, वेलकम टू वोकैबशाला अगैन। अगर आप नए आए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो वेलकम। देखिए, ये जो सीरीज़ चल रही है ना, ये A to Z सीरीज़ है। रोज़ इसमें क्लासेस आ रही हैं। तो ये क्लास 6th है, 7 अक्टूबर आज है। इससे पहले 5 क्लासेस आ चुकी हैं। संडे हमने छुट्टी ली थी। तो अगर आप नए हैं ना, तो प्लीज़ आप इस क्लास के बाद ना बाकी क्लासेस भी देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और अगर आप मेरे साथ पहले से बने हुए हैं तो मेरी एक शिकायत है, आप कोई भी क्विज़ का आंसर नहीं दे रहे हैं। तो क्लास को पूरा देखिए, फास्ट देख लीजिए लेकिन पूरा देखिए, ताकि आप क्विज़ तक पहुंच पाएँ। क्लास के अंत में क्विज़ होता है, आप क्विज़ देखिए। थोड़ा बहुत तो रिवीजन वहाँ भी होता है ना। तो क्विज़ देखिए, आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आज की क्लास का। चलिए, आज हम ए लेटर्स ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। एपोस्टल। एपोस्टल देखिए क्या होता है। अ पर्सन हु एडवोकेट्स और स्प्रेड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉज, ऑफन रिलीजियस। मतलब किसी एक प्रिंसिपल का, किसी एक बिलीफ का अगर कोई प्रवक्ता है, उस बिलीफ का वो प्रचार करता है, तो वह कहलाता है अपोस्टल, अनुयायी। सिनोनिम क्या हुए? एक हो गया मैसेंजर। मैसेंजर कौन हो गया? संदेशवाहक, जो एक पर्टिकुलर संदेश को सब जगह स्प्रेड करता है। एक हो गया प्रीचर। प्रीचर भी होता है किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ का मानने वाला, बिलीवर, वह प्रीचर होता है। देन एडवोकेट। एडवोकेट होता है जो किसी एक चीज़ की वकालत करे, हाँ, एक चीज़ को फॉलो करे। और फॉलोअर भी सिंपल है, जो फॉलो करता है। चलिए, मैसेंजर, प्रीचर, एडवोकेट, फॉलोअर। एग्जाम्पल से देखते हैं। सेंट पोल इज़ नोन एज एन अपोस्टल ऑफ क्रिश्चियनिटी। कोई सेंट पोल हैं जो रहे होंगे अपने समय में, वो अपोस्टल हैं क्रिश्चियनिटी के। क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियंस का जो धर्म है वो, उसके अपोस्टल हैं, अनुयायी हैं। द मैसेंजर डिलीवर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज़। मैसेंजर ने, संदेशवाहक ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया है। द प्रीचर इंस्पायर्ड द कम्युनिटी विद स्पीच। जो प्रीचर है उसने पूरी कम्युनिटी को, पूरी जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको अपने भाषण से सम्मोहित किया। अच्छा, प्रीचर कौन हुआ? जैसे कि मैंने कहा, प्रवक्ता या प्रचारक। चलिए, शी बिकेम एन एडवोकेट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर कोई एनवायरमेंट से बहुत लगाव रखता है तो वो उसका एडवोकेट बन जाएगा, है ना। वो वकालत करेगा कि कुछ गंदा मत करिए, पोल्यूशन मत फैलाइए। लॉयल फॉलोअर्स सपोर्टेड द लीडर। लॉयल कौन होते हैं? जो आपके खास होते हैं, जो आपके विश्वसनीय होते हैं, वो लॉयल होते हैं। ऐसे फॉलोअर ने अपने लीडर का सपोर्ट किया। चलिए, नेक्स्ट है अपॉलिंग। अपॉलिंग कुछ ऐसा जो बहुत भयानक हो, जिसे देखकर आपको बहुत शॉक लगे। कॉजिंग शॉक, हॉरर और डिस्गस्ट। ड्रेडफुल। ड्रेडफुल हो गया भयावह, जो बहुत भयानक हो, जिससे डर जाएं आप। शॉकिंग, हॉरिफाइंग, ड्रेडफुल, फ्राइटनिंग। शॉकिंग, जिससे शॉक लगे। हॉरिफाइंग, जिससे डर जाएं आप। ड्रेडफुल भी वही है और फ्राइटनिंग भी, यानी जो भयानक है, भयावह है, जिसे भय लगे। द अपॉलिंग कंडीशन इन द हॉस्पिटल स्पार्क्ड आउटरीच। हॉस्पिटल में कुछ कंडीशंस होती हैं, बहुत बेकार भी हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ की कंडीशन बहुत बेकार होती हैं, बहुत भयावह होती हैं। तो उससे क्या होगा? लोगों के बीच में आउटरीच यानी गुस्सा फैल जाएगा, हैं, वो रिएक्शन करेंगे, वो विद्रोह करेंगे। तो वहाँ की कंडीशन कैसी हुई? अपॉलिंग हुई, भयावह हुई। द शॉकिंग न्यूज़ लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस। एक ऐसी न्यूज़ आई जिससे सब शॉक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और सभी स्पीचलेस हो गए, उनके पास कोई शब्द नहीं थे। हॉरिफाइंग इमेज ऑफ द डिजास्टर सर्कुलेटेड वाइडली। डिजास्टर क्या होता है? कोई प्रलय आ जाए, हाँ, कोई बाढ़ या फिर कोई अर्थक्वेक की वजह से कोई डिजास्टर हो जाए, उसके लिए कहा गया है। तो उसकी इमेजेस जब बाहर आई तो वो हॉरिफाइंग थी, भयानक थी, और बहुत वहाँ पे बहुत तेज़ी से वो सोशल मीडिया पर फैल गई, जैसा आजकल होता है, सर्क्यूलेटेड वाइडली। द ड्रेडफुल एक्सीडेंट वॉज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एक खबर छपी कि बहुत एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, ड्रेडफुल एक्सीडेंट। द फ्राइटनिंग स्टॉर्म कॉज्ड पैनिक इन द टाउन। शहर में किस चीज़ का डर फैल गया था? एक फ्राइटनिंग स्टॉर्म आया था, कोई ऐसा तूफान आने वाला था जो बहुत भयावह होने वाला था। ठीक है जी। सभी देखिए, सभी को ना एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है। अपॉलिंग कंडीशन, शॉकिंग न्यूज़, हॉरिफाइंग इमेज, ड्रेडफुल एक्सीडेंट, फ्राइटनिंग स्टॉर्म, सारे एडजेक्टिव हैं यहाँ। एपरेंट क्या है? एपरेंट होता है जो स्पष्ट तरीके से सामने हो, आपके सामने हो, देखने वाले, जो दिख जाए साफ साफ, क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड। ऑब्वियस। सिनोनिम सबसे पहला तो ऑब्वियस ही हो गया। ऑब्वियस क्या होता है? जो आपको साफ दिख ही रहा है। एविडेंट, एविडेंट होता है जिसको एविडेंस की ज़रूरत ना हो,
सबूत ना देना पड़े, मतलब वो खुद ही अपने आप में एक एविडेंस है, वो हो गया एविडेंट। क्लियर सिंपल है, स्पष्ट। मैनिफेस्ट का मतलब भी यही होता है, ठीक है, मैनिफेस्ट का मतलब भी होता है स्पष्ट। चलिए, हिज डिसअपॉइंटमेंट वॉज एपरेंट ऑन हिज फेस। कोई व्यक्ति हैं जो दुखी हो गए किसी बात को लेकर, डिसअपॉइंटेड हैं, तो वो डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। इट वॉज एपरेंट ऑन हिज फेस। ये फ्रेज याद कर लो, apparent on your face. The happiness was apparent on your face. The happiness will be apparent on your face when you clear the exam, है ना। apparent स्पष्ट तौर से नजर आने वाला। It is obvious that she worked hard on the project. यह obvious है कि उसने प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है। It is obvious that you guys are preparing very hard, है ना। It is obvious. The evident signs of fatigue were noticed by all. देखिए, आप बहुत काम करेंगे तो आपको फटीग महसूस होता है। फटीग क्या, आप थक गए हैं, आपसे और काम नहीं हो रहा है। तो एविडेंट साइंस, जो साफ स्पष्ट आने वाले कुछ साइंस हैं, कुछ निशानियां हैं, वो साफ नज़र आ रही थी कि आप थक चुके हैं, आपका फटीग साफ दिख रहा था। एविडेंट साइंस ऑफ फटीग। द सोल्यूशन बिकेम क्लियर आफ्टर डिस्कशन। जो आंसर था, सोल्यूशन था, वो डिस्कस करने के बाद साफ साफ नज़र आ रहा था, क्लियर हो गया था। द मिस्टेक वॉज मैनिफेस्ट इन द फाइनल रिपोर्ट। जो फाइनल रिपोर्ट आई ना, उसमें गलतियों को मैनिफेस्ट किया गया, हाईलाइट करके क्लियर क्लियर दिखाया गया। अगला वर्ड देखिए, अपैरिशन। अपैरिशन क्या है, भूत प्रेत अदृश्य रूप। अ घोस्टली और अनयूजुअल अपीयरेंस, ऑफन सडन और अनएक्सपेक्टेड। सिनोनिम्स क्या है, घोस्ट, फैंटम, स्पेक्टर, स्पिरिट। घोस्ट, फैंटम, स्पेक्टर, स्पिरिट। तो ये होता है अपैरिशन। अपैरिशन क्या है, भूत प्रेत या अदृश्य रूप। चलिए, द अपैरिशन अपीयर्ड इन द ओल्ड मैंशन। कोई पुरानी हवेली है, वहाँ पर अपैरिशन नज़र आता है ना। ऐसी कहानियाँ तो बहुत मशहूर हैं, कोई ना कोई हवेली होती है जहाँ पे भूत प्रेत दिखते हैं। तो अपैरिशन अपीयर्ड इन द ओल्ड मैंशन। मूवी में मान लीजिए ऐसा दिखाया गया है। अ गोस्ट हॉन्टेड द अबैंडन्ड हाउस। एक अबैंडन्ड हाउस है। अबैंडन्ड का मतलब मैं नहीं बता रही हूँ, हमने बहुत बार देख लिया, इस सीरीज़ में भी हम अबैंडन्ड की बात कर चुके हैं। एक हाउस है जो अबैंडन कर दिया गया है। अब वहाँ पे क्या है, गोस्ट है, एक भूत रहता है जो वहाँ हॉन्ट करता है, डराता है, ठीक है जी। द फैंटम फ्राइटेंड द विलेजर्स। एक फैंटम है, भूत प्रेत है, जो कि लोगों को डराता है, ठीक है जी, विलेजर्स को, गांव वाले लोगों को डराता है। फ्राइटन क्या था, हमने पीछे ही देखा यहाँ पे। फ्राइटनिंग क्या है, भयावह, कुछ भयंकर। स्ट्रॉम भी तो भयावह होता है ना, तो आप भूत से भी फ्राइटेंड महसूस करेंगे, डर जाएंगे। द स्पेक्टर ऑफ वॉर लूम्ड ओवर द सिटी। देखिए क्या बोल रहे हैं, स्पेक्टर ऑफ वॉर, बैटल या युद्ध होने वाला है, उसका जो स्पेक्टर है, उसका जो एक अदृश्य डर फैल गया है, पूरी सिटी में फैल गया है। अदृश्य डर किसका, युद्ध का। द स्पिरिट वॉज बिलीव टू प्रोटेक्ट द टेम्पल। जो आत्मा है, ऐसा माना जाता है कि वो टेम्पल को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। चलिए अगला देखते हैं। अपील क्या होती है, अपील होती है कि आप आवेदन कर रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं। ये तो हुआ एक मतलब। अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, सपोर्ट और मर्सी, मतलब दया के लिए या आपका साथ देने के लिए, मदद देने के लिए अपील की गई है, वो रिक्वेस्ट अपील कहलाती है। दूसरा मतलब है आकर्षण। आकर्षण हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको आकर्षित करती हो, तो वो आपके लिए अपीलिंग होगी, है ना। द अट्रैक्टिवनेस ऑफ और इंटरेस्ट दैट ड्रॉज अटेंशन। कोई ऐसा आपको दिलचस्पी है जिससे आपका अटेंशन बार बार उस ओर जाता है, तो आप अपील करती है वो चीज़ आपको। सिनोनिम देखिए, प्ली, रिक्वेस्ट, ये हो गया पहले वाला डेफिनेशन। प्ली, प्ली भी आप फाइल करते हैं, है ना। आप जाते हैं कोर्ट में, अपील फाइल करते हैं या प्ली फाइल करते हैं। रिक्वेस्ट करते ही ना वे, ठीक है, ये दोनों तो पहले वाले डेफिनेशन से आ गए। दूसरा यानी अट्रैक्शन, आकर्षण के लिए, और चार्म भी आकर्षण के लिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। द चैरिटी मेड एन अपील फॉर डोनेशन। चैरिटी क्या है, जो भी दान है वो क्या करती है, लोगों को अपील करती है कि आप डोनेट करें, है ना। इट मेड एन अपील, उन्होंने अपील किया लोगों को कि डोनेट करें। चैरिटी एक संस्था के लिए बोला गया है यहाँ पे। ही सेंट अ प्ली टू द अथॉरिटीज फॉर असिस्टेंस। उन्होंने अथॉरिटीज़ को एक प्ली भेजी है, एक रिक्वेस्ट भेजी कि हमारी मदद करें, असिस्टेंस आकर दें हमें। द रिक्वेस्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द कमिटी। जो रिक्वेस्ट थी या जो अपील थी, यहाँ आप अपील आराम से लिख सकते हैं, तो द अपील मेड वॉज अप्रूव्ड बाय द कमिटी, आप ऐसे बोल सकते हैं, द अपील मेड वॉज अप्रूव्ड बाय द कमिटी। चलिए अगला देखें। द अट्रैक्शन ऑफ फेस्टिवल ड्रू मैनी टूरिस्ट।
जो त्योहारों का अट्रैक्शन था, आकर्षण था, उसे बहुत से टूरिस्ट आए। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते थे द टूरिस्ट वर अपील्ड बाय द फेस्टिविटीज़। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते थे। हर चार्म इम्प्रेस्ड एवरीवन एट द पार्टी। हर चार्म यानी कि जो उनका आकर्षण था उससे सभी इम्प्रेस हो गए हैं। यहाँ पर भी आप अपील किसी न किसी तरह लिख सकते थे। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अगला वर्ड देखते हैं अपीयर। अपीयर होता है प्रकट होना, नजर आ जाना। जैसे कि कभी कभी रेनबो अपीयर्स इन द स्काई, है ना, रेनबो नजर आता है। टू बिकम विजिबल और नोटिसेबल, टू कम इन टू साइट, नोटिस करने योग्य हो गया है, ठीक है, या फिर आपकी नज़रों में आ गया है तो अपीयर कर गया वो। emerge शो मटीरियलाइज, सरफेस, सामने आ गया है। अ रेनबो अपीयर्ड आफ्टर द रेन। रेनबो आता ही है बारिश के बाद, है ना, जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो वो अपीयर करता है। द सन emerged फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। कभी कभी सूरज जो है वो बादलों में छुप जाता है तो वो emerge कर गया, प्रकट हो गया, ठीक है, बाहर निकल आया। द सोल्यूशन शोड क्लियरली आफ्टर एनालिसिस। शो देख रहे हैं हम यहाँ पे तो जो आंसर था, सोल्यूशन था, वह एनालाइज करने के बाद, पूरा लेखा जोखा देखने के बाद में शो, सामने आ गया। द गोस्ट सीम टू मटीरियलाइज सडनली। मटीरियलाइज क्या हो गया कि अभी तो वो दिख नहीं रहा था, मटीरियल में नहीं था, मतलब वो उसको कोई हार्ड मास का शरीर नहीं था, ठीक है। मटीरियलाइज का यहाँ पे ये मतलब है, सामने नहीं था, मैटर की फॉर्म में नहीं था, लेकिन गोस्ट अचानक से मटीरियलाइज हो गया, मतलब कि वो आपके सामने आ गया। अशिप फिजिकली आ गया। अगला देखते हैं। अशिप सरफेस्ड इन डिस्टेंस। आप समुद्र की ओर देख रहे हैं, अभी तक आपको शिप नहीं दिख रही थी, अब शिप आपको नजर आ गई है आते हुए, है ना। तो इट सरफेस्ड, आपको सरफेस पे नजर आ गई। यहाँ पे आप अपीयर लिख सकते थे आराम से, अशिप अपीयर्ड इन द डिस्टेंस, ऐसे लिख सकते थे। चलिए, एपिटाइज़र क्या होता है? एपिटाइज़र आप जानते होंगे ना, जब आप खाना खाने रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो मेन कोर्स से पहले एपिटाइज़र दिए जाते हैं। अ स्मॉल डिश सर्व्ड बिफोर द मेन कोर्स टू स्टिम्युलेट एपेटाइट। आपकी भूख जागृत हो जाए इसके लिए आपको छोटा मोटा कुछ खाने को दे दिया जाता है ना, थोड़ा खाएंगे तो और भूख लगती है ना, तो वो एपिटाइज़र होता है, आपके एपिटाइट को बढ़ा देता है। उसी के लिए एक शब्द है स्टार्टर। स्टार्टर, स्टार्ट करने के लिए कुछ खाया तो वो स्टार्टर, और उसी को एपिटाइज़र भी बोलते हैं। तो स्नैक क्या होता है? स्नैक होता है नाश्ता। नाश्ते में जो आप चटर पटर खाते हैं ना, उसको स्नैक बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्नैक भी कहला सकता है या फर्स्ट कोर्स भी कहला सकता है। वाई फर्स्ट कोर्स? देखिए, हम जो मेन खाना खाते हैं ना, सब्जी रोटी दाल चावल, वो होता है मेन कोर्स, है ना, वो मेन कोर्स होता है। मेन कोर्स से पहले आने वाला हो गया फर्स्ट कोर्स, और वो होता है एपिटाइज़र या स्टार्टर, ठीक है। द शेफ सर्व्ड अ डिलीशियस एपिटाइज़र बिफोर डिनर। डिनर से पहले जो शेफ थे, जो कुक थे, उन्होंने बहुत ही लाजवाब एपिटाइज़र सर्व किया, आपको पेश किया। द स्टार्टर इंक्लूडेड सूप एंड सैलड। स्टार्टर में क्या मिल रहा था? सूप और सैलड, सलाद मिल रही थी और सूप मिल रहा था। ही हैड अ क्विक स्नैक बिफोर लंच। लंच से पहले उन्होंने छोटा मोटा कुछ खा लिया, क्विक स्नैक। द फर्स्ट कोर्स कंसिस्टेड ऑफ ब्रेड एंड डिप्स। फर्स्ट कोर्स में आपको क्या दिया गया? डिप्स यानी सॉस वगैरह था और ब्रेड था, ठीक है। आ जाइए, अगला क्या है? अपॉर्टन। अपॉर्टन होता है संबंधित होना या लागू होना, दो मतलब हो गए यहाँ पे। देखिए, पहला तो है संबंधित होना, टू बिलोंग और रिलेट टू समथिंग, और एक है टू बी कनेक्टेड। इंग्लिश में तो वही मतलब बनता है, लागू होना। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे। बिलोंग, रिलेट, बिलोंग, रिलेट, पर्टन, कंसर्न, सभी होता है किसी न किसी तरीके से संबंधित होना। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉर्टन टू द मैनेजर। जो भी जिम्मेदारियां हैं वो मैनेजर के ऊपर हैं, उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं का काम है करना, तो अपॉर्टन टू द मैनेजर। ये फ्रेज अपने दिमाग में डाल लो, अपॉर्टन टू द मैनेजर, उनके ऊपर ही आती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हीं के कंधों पर है, ओके। द बुक बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी। जो किताब है वह लाइब्रेरी की है। रूल्स पर्टन टू ऑल मेंबर्स, पर्टेन टू ऑल मेंबर्स इक्वली। देखिए, जो रूल्स हैं वो सभी मेंबर्स पर लागू होते हैं, यहाँ पर आ गया लागू होना। लागू होना सभी के कंधों पर हैं, कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता इन रूल्स की। द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ऑनगोइंग केस। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वो जो केस चल रहा है उससे रिलेट हैं, रिलेट टू, सॉरी रिलेटेड नहीं, उससे बिलोंग करते हैं। मैटर्स कंसर्निंग फाइनेंस कंसर्न द अकाउंटेंट। जो भी पैसे और रुपए वगैरह की बात होती है ना, वो वाले जो मैटर होते हैं वो किसको कंसर्न करते हैं? अकाउंटेंट साहब को कंसर्न करते हैं, ठीक है जी।
समझ गए हैं? ये बहुत अच्छा शब्द था, ये स्लाइड काफ़ी अच्छी है, इसे याद कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, अपलॉड। अपलॉड होता है किसी को प्रेज करना, ताली बजा करके प्रशंसा करना। टू शो अप्रूवल और प्रेज, यूजुअली बाय क्लैपिंग। तो ये प्रेज, चीयर, कमेंड या अक्लेम, ये सब मतलब है इनके, प्रेज, चीयर, कमेंड या अक्लेम। द ऑडियंस अपलॉडेड द सिंगर्स परफॉर्मेंस, सभी लोगों ने ताली बजाकर परफॉर्मर जो सिंगर था उसकी प्रशंसा की। टीचर्स प्रेज द स्टूडेंट फॉर द हार्ड वर्क, टीचर्स ने अपने स्टूडेंट की किस तरह से प्रशंसा की, प्रेज किया, हार्डवर्क का प्रेज किया, सॉरी। द कमिटी कमेंडेड हर एफर्ट, जो भी उन्होंने एफर्ट किया था तो कमिटी ने उसे कमेंड किया, ठीक है जी। क्रिटिक्स अक्लेम्ड द न्यू मूवी, जो नई मूवी आ रही है उसे क्रिटिक्स ने अक्लेम किया, उसकी प्रशंसा की। फ्रेंड्स चीयर्ड लाउडली एट ग्रेजुएशन सेरेमनी, सारे दोस्तों ने ग्रेजुएशन सेरेमनी पे खूब चीयर किया, बहुत चीयर किया। चलिए अगला है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट होता है आवेदक या उम्मीदवार, ठीक है जी। अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर समथिंग सच एज जॉब, पोजीशन और एडमिशन, वो होता है एप्लीकेंट। कैंडिडेट कह सकते हैं सीकर, सीकर होता है जो ढूंढ रहा है। कंटेस्टेंट जो कॉन्टेस्ट कर रहा है, जो मुकाबले में आया है। एक हो गया एंट्रेंट, एंट्रेंट वो होता है जो एंट्री लेना चाहता है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द एप्लीकेंट सबमिटेड हर रेज्यूमे ऑनलाइन, एप्लीकेंट ने रेज्यूमे ऑनलाइन भर दिया। सेवरल कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, बहुत से आवेदक या उम्मीदवार जो हैं वे इंटरव्यू के लिए आए। द एंट्रेंट फिल्ड आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकला था एंट्रेंट ने वह भर दिया। ही इज़ अ जॉब सीकर, जॉब ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, मौके ढूंढ रहे हैं। कंटेस्टेंट्स कम्पीट फॉर द प्राइज़, जो भी प्राइस है उसके लिए कंटेस्टेंट कम्पीट करते हैं, ठीक है, मुकाबला करते हैं। चलिए एप्लीकेशन क्या है? अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू एन अथॉरिटी, आवेदन के लिए एप्लीकेशन वर्ड है। अभी हमने देखा था आवेदक यानी एप्लीकेंट, और ये है एप्लीकेशन यानी आवेदन। द एक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग इनटू यूज। अच्छा, दो वर्ड हैं, एक हो गया फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजना, आवेदन करना, या दूसरा क्या है? प्रयोगात्मक उपयोग, मतलब कि किसी चीज़ को काम में लाना, वो भी एप्लीकेशन, किसी चीज़ को अप्लाई कर लिया है आपने, हाँ, लागू कर दिया है। चलिए इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट, पेटिशन, यूज़, इम्प्लीमेंटेशन। यूज़ और इम्प्लीमेंटेशन एक जैसे हो गए, रिक्वेस्ट पेटिशन एक जैसे हो गए। हाँ, रिक्वेस्ट और पेटिशन क्या हो गए? आपने किसी से पूछा, कुछ करने को बोला, ठीक है, वो आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसके लिए। दूसरा क्या है? किसी चीज़ को काम में ला रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी एप्लीकेशन कहलाएगा, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, शी सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर अ स्कॉलरशिप, उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए एक एप्लीकेशन भरी। ही फाइल्ड अ पिटिशन टू द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट में एक पिटिशन डाली। पिटिशन भी एक टाइप की एप्लीकेशन ही होती है ना, कोई शिकायत दर्ज की। द यूज़ ऑफ दिस टूल इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, किसी टूल का इस्तेमाल जो है एफिशिएंसी को, आपके आउटपुट को बढ़ा देता है, ठीक है जी। यहाँ पे यूज़ की जगह आप एप्लीकेशन एक्चुअली लिख नहीं सकते थे, लेकिन हाँ आप यूज़ एक तरह से सेंस बनाता है एप्लीकेशन की। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स इंश्योर्स फेयरनेस, देखिए अगर रूल्स को पूरी तरह से लागू किया जाए ना तो बिल्कुल फेयर डिसीजंस हो सकते हैं ना, कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। यहाँ पे आप डेफिनेटली एप्लीकेशन लिख सकते थे, ठीक है जी, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, रूल को अप्लाई किया जा सकता है या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना। हिज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इम्प्रेस्ड द टीचर, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन आवेदन के तरीके से था, अब ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज का इस्तेमाल, नॉलेज का यूज़। चलो अगला वर्ड है अप्रेज। अप्रेज होता है आंकलन करना, ये हमने ये वर्ड्स में देखा है। टू असेस द वैल्यू, क्वालिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की वैल्यू या क्वालिटी को परखना, उसका मूल्यांकन करना होता है अप्रेज करना। देखिए इसके लिए सिनोनिम्स क्या होंगे? एक तो हो गया इवैल्यूएट, किसी चीज़ की वैल्यू पता कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो। दूसरा किसी को असेस कर रहे हो, असेस करना होता है अच्छे से एनालाइज करना, है ना, उसकी कमियां या खूबियां पता लगाना। जज करना भी आप जानते ही हैं, है ना, किसी चीज़ को जज करना। और एस्टिमेट यानी अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। एग्जाम्पल से समझेंगे, द एक्सपर्ट अप्रेज्ड द एंटीक पेंटिंग, जो एक्सपर्ट थे, जो माहिर व्यक्ति थे, पेंटिंग्स की जानकारी रखते थे, उन्होंने एंटीक पेंटिंग को अप्रेज किया, माने उसका असेसमेंट किया कि वो अच्छी है, बुरी है, ऑथेंटिक है कि नहीं है। टीचर्स इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रेगुलरली, अध्यापक क्या करते हैं? बच्चों की परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट करते हैं, पता लगाते हैं कि भाई वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ही असेस्ड द सिचुएशन बिफोर एक्टिंग, देखो
यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई एक स्थिति बन गई है, कोई एक सर्कमस्टेंस है जिसमें व्यक्ति हैं। अभी उन्होंने क्या किया, पहले तो सारा देखा, सारे पहलू देखे और फिर एक्ट किया, फिर आगे का जो उन्हें करना था वो चीज़ की। तो उन्होंने क्या किया, असेस किया, असेसमेंट किया पहले। द जज जज्ड द कंपेटिटर्स फेयरली। जो भी कंपटीशन चल रहा था ना, उसके पार्टिसिपेंट्स को ढंग से जज किया जज ने क्या किया, जज किया। तो ये जज जो है नाउन है और ये जज वर्ब है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, सॉरी, दे एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। कोई चीज़ ख़राब हो गई, उसको रिपेयर कराओगे तो एस्टिमेट करना पड़ता है ना, कितने रुपए लग जाएंगे ठीक करने में। चलिए, अप्रिशिएट होता है सराहना करना या महत्व समझना, कृतज्ञ होना। दो वर्ड हैं, देखिए, अप्रिशिएट होता है एक तो टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू और सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग, सराहना करना या महत्व समझना कि वो कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ होती है टू बी ग्रेटफुल और थैंकफुल, यानी कृतज्ञ होना। वैल्यू, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइज, ये तो तीन हो गए एक तरह के, है ना, कि आप वैल्यू समझ रहे हो, सराहना कर रहे हो, वैल्यू कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना, और रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि सॉरी, रिकॉग्नाइज इज एक्नॉलेज वाला, कृतज्ञ होना। तो आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो तो कि मानते भी हो कि ये चीज़ है भाई। हाँ, चलो एग्जाम्पल में देखेंगे ये कैसे यूज़ होता है। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, जो आपने मेरी मदद किया मैं उसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ, मैं उसे सराहती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। शी वैल्यूज़ द एडवाइस गिवन बाय हर मेंटोर, जो भी उनके अध्यापक हैं वह उनकी एडवाइस को वैल्यू करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। वी शुड रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस, दो लोगों में कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं ना, कोई तमिलनाडु का हो सकता है, कोई पंजाब का हो सकता है, लेकिन हमें वो डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, जो भी उनकी स्थिति है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। द एफर्ट ऑफ वॉलंटियर्स वॉज रिकग्नाइज्ड, जो भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने जो मेहनत करी है काम को पूरा करने के लिए, उसको रिकग्नाइज किया जाता है ना, उसको समझा जाता है कि उन्होंने कुछ काम किया, अप्रिशिएट किया जाता है। ही एक्नॉलेज्ड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो उन्होंने हाथ बटाया है, उसे एक्नॉलेज किया गया। एक्नॉलेज करना मतलब कि मानना कि वह काम उन्होंने किया है, उन्हीं को वो क्रेडिट देना। चलिए आगे देखेंगे। अप्रेंटिस कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी एक्सपीरियंस नहीं है और काम करने के लिए आया है ताकि वो काम को सीख सके, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो ट्रेनी है। ओके, ट्रेनी आप कह सकते हो, ट्रेनिंग के लिए आया। पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड और स्किल अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर, ट्रेनी बोल सकते हो, लर्नर बोल सकते हो, सीखने आया है, लर्न करने आया है। अच्छा, नोविस बोल सकते हो। नोविस कौन होता है, जो बिल्कुल नौसिखिया है, जिसे कुछ नहीं होता अभी, आता अभी, और वो सीखने आया है। प्यूपिल कौन होता है, प्यूपिल सिंपल स्टूडेंट होता है। ठीक है जी, स्टूडेंट के लिए वर्ड है प्यूपिल। चलिए, द अप्रेंटिस लर्नड कारपेंट्री फ्रॉम हिज मास्टर, कारपेंट्री का काम आप जानते हैं ना क्या होता है, लकड़ी के जो भी फर्नीचर वगैरह बनाते हैं वो कारपेंटर होते हैं। तो अप्रेंटिस जो ट्रेनी था वह आया और अपने मास्टर से कारपेंट्री का काम सीख रहा था। द ट्रेनी ऑब्जर्व द सीनियर इंजीनियर केयरफुली, जो अपने से सीनियर इंजीनियर थे ना, उनको ट्रेनी अच्छे से देख रहे थे कि वो कैसे काम करते हैं। द लर्नर प्रैक्टिस्ड डेली टू इम्प्रूव स्किल्स, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए जो लर्नर थे वो हर दिन प्रैक्टिस करते थे। द नोविस नीडेड गाइडेंस इन वर्कशॉप, जो नया बच्चा आया है काम पे उसे वर्कशॉप में गाइडेंस की ज़रूरत है, मतलब जो उसके ऊपर काम करते हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। द प्यूपिल फॉलोड द टीचर्स इंस्ट्रक्शन, जो प्यूपिल हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर के सारी बातें फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं। एप्रीहेंड होता है गिरफ्तार करना। ठीक है जी, दो मतलब हैं, या तो गिरफ्तार करना या समझना या पकड़ना। चलिए देखते हैं। टू अरेस्ट और कैप्चर समवन, ये तो हो गया गिरफ्तार करना और पकड़ना। ठीक है जी। दूसरा क्या है, टू अरेस्ट और ग्रैस्प मेंटली, किसी को समझ पाना, और मेंटली ग्रास्प करना मतलब किसी कॉन्सेप्ट का आपकी पकड़ में अगर कोई आ जाए, तो आप कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप उसे ग्रास्प कर पा रहे हैं, तो वो भी होगा एप्रीहेंड करना। तो अरेस्ट, सीज, ग्रास्प, कॉम्प्रिहेंड, जो पहले दोनों हैं वो तो हो गए गिरफ्तार करने से, अरेस्ट करना, सीज करना। सीज क्या है, हथियार लेना। ग्रास्प और कॉम्प्रिहेंड क्या है, किसी चीज़ को समझ पाना। एप्रीहेंड के दो मतलब हैं। ठीक है जी, उसके 4 सिनोनिम बताए गए हैं। द पुलिस एप्रीहेंडेड द थीफ, जो पुलिस है उसने चोर को पकड़ लिया, एप्रीहेंड कर लिया। दे सीज द कॉन्ट्रबैंड गुड्स, जो इलीगल गुड्स हैं उनको सीज कर लिया गया। ही स्ट्रगल टू ग्रास्प द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था, कोई थ्योरी थी या कोई पढ़ाई में कोई चीज़ थी, उसको
ग्रैस्प करने या उस पर पकड़ बनाने के लिए वह बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। शी कुड नॉट फुली कॉम्प्रिहेंड द इंस्ट्रक्शंस, जो भी रूल्स थे, जो इंस्ट्रक्शंस थी, वो उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाई, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाई। अथॉरिटीज़ अरेस्टेड द सस्पेक्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन था उसके बाद में जो जिन पे शक था, सस्पेक्ट्स जो थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, अप्रीहेंड कर लिया गया। चलिए, अप्राइज क्या होता है? अप्राइज होता है सूचित करना या जानकारी देना, अवगत कराना। टू इन्फॉर्म और नोटिफाई समवन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में नोटिस मिलाना। तो सिंपल है, एक तो हो गया इन्फॉर्म, एक हो गया नोटिफाई, एक हो गया टेल यानी बताना, और एक हो गया ब्रीफ। द मैनेजर अप्राइज द स्टाफ ऑफ न्यू पॉलिसी, एक न्यू पॉलिसी आई है तो मैनेजर ने सारे स्टाफ को अप्राइज करा दिया, उससे अवगत करा दिया। ही इन्फॉर्म्ड हिज टीम अबाउट द स्केड्यूल चेंज, जो स्केड्यूल में बदलाव आया है टीम को उसके बारे में इन्फॉर्म किया उन्होंने। शी नोटिफाइड द पेरेंट्स अबाउट द इवेंट, कोई घटना हुई है उसके बारे में मम्मी पापा को उन्होंने नोटिफाई कर दिया, बता दिया कि ऐसा हुआ है। आई टोल्ड हिम द लेटेस्ट न्यूज़, टोल्ड का मतलब आप समझते हैं, बताना। द ऑफिसर ब्रीफ्ड द सोल्जर बिफोर द मिशन, मिशन से पहले सोल्जर को सारी बारीकियां बताई गई है ना, तो ब्रीफ किया गया या अप्राइज किया गया। अप्रोच क्या है? अप्रोच होता है निकट आना, या फिर एक वर्ड और है तरीका। आपकी अप्रोच क्या है पढ़ाई को लेकर, आपका तरीका क्या है, मेथड क्या है, उसके लिए भी अप्रोच बोलते हैं ना। चलिए इंग्लिश में पढ़ेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। टू कम नियर और नियरर टू समथिंग और समवन, किसी के पास आना, किसी चीज़ के पास जाना, वह है अप्रोच करना। ठीक है जी। जैसे कि ये ट्रेन है ना, आगे की तरफ यहाँ पे अप्रोच कर, इस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। दूसरा क्या? मेथड और वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए कोई तरीका जो है ना, उसको भी आप अप्रोच कहते हैं। चलिए, सिनोनिम क्या है? एडवांस, आगे बढ़ना। ओके, बाकी मूव है और एडवांस, ये तो हो गए फर्स्ट वाले। दोनों बाकी के क्या है? मेथड और स्ट्रैटेजी, वो सेकंड से बिलोंग करते हैं कि आपका काम करने की स्ट्रैटेजी, मेथड या अप्रोच क्या है, तरीका क्या है। एडवांस करना या मूव करना हो गया पहले वाला, किसी चीज़ को अप्रोच करना, किसी के निकट जाना। द ट्रेन अप्रोच द स्टेशन, ट्रेन जो है वह स्टेशन को अप्रोच कर रही थी। वी नीड अ न्यू मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई समस्या है उसे सॉल्व करने के लिए हमें नए मेथड की ज़रूरत है, नई अप्रोच की ज़रूरत है। यहाँ आप आराम से अप्रोच लिख सकते थे। हिज स्ट्रैटेजी हेल्प हिम विन द गेम, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीका है, अप्रोच है, उससे खेल को जीता जा सकता है। दे मेड अ मूव टूवर्ड्स द टारगेट, उन्होंने टारगेट की ओर कदम बढ़ाए, है ना। दे मेड अ मूव, उनकी तरफ अप्रोच करना शुरू किया। शी अप्रोच द टीचर फॉर एडवाइस, उन्होंने टीचर की ओर अप्रोच किया एडवाइस के लिए। ओके, ये वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है योग्यता या कौशल, आपकी जो क्षमता है वह आपका एप्टीट्यूड है। नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट फॉर समथिंग, देखिए आपके अंदर ना गाना गाने का भी एप्टीट्यूड हो सकता है, या मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो वो आपका एप्टीट्यूड, आपका प्राकृतिक क्षमता कहलाती है। इसके लिए वर्ड है टैलेंट, एबिलिटी, स्किल या कंपीटेंस। ठीक है, 4 वर्ड हो गए, टैलेंट, एबिलिटी, स्किल, कंपीटेंस, ये एप्टीट्यूड के लिए हैं। ही हैज़ अ ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, उनके अंदर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए की बहुत क्षमता है, वो योग्यता नेचुरली उनके अंदर है। हर टैलेंट फॉर म्यूजिक इम्प्रेस्ड एवरीवन, जो उनका हर टैलेंट इन म्यूजिक इम्प्रेस्ड एवरीवन, जो उनके अंदर एक टैलेंट है ना संगीत का, उससे सभी प्रेस हो गए। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली इज़ वैल्यूएबल, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की उनकी एबिलिटी है, योग्यता है, वो वैल्यूएबल है। ही इम्प्रूव्ड हिज स्किल थ्रू प्रैक्टिस, उन्होंने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया प्रैक्टिस से। स्किल, तो यहाँ मैंने एक वर्ड आपको 1-2 क्लासेस पहले बताया था, होन। तो क्या होता है? ही होन्ड हिज स्किल थ्रू प्रैक्टिस। अगर आप लिखते HONED तो इम्प्रूव्ड की जगह आप होन्ड लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा वर्ड है कि अपनी स्किल्स को बेहतर करना, होन करना। कंपीटेंस इन कम्युनिकेशन इज असेंशियल फॉर लीडर्स, लीडर्स के लिए क्या ज़रूरी है कि वे कम्युनिकेशन में कंपीटेंट हों, इतने कुशल हों कि दूसरों के सामने खड़े रह सकें। ये क्या वर्ड है? ये है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी होता है अपने आप से कुछ किया गया, मनमाना, आकस्मिक, बिना किसी तर्क के, मतलब रैंडमली कोई डिसीजन ले लिया है और उसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है, तो वो आर्बिट्ररी कहलाएगा। बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस और रैंडम डिसीजन रादर देन रीजन और रूल, रैंडमली कुछ चूज कर लिया भाई, कोई रूल, कोई रीजन नहीं दिया, तो इसको आप रैंडम बोल सकते हो। अच्छा वर्ड है कैप्रीशियस, अनरीजनेबल या विम्जिकल। देखिए विम्जिकल और कैप्रीशियस आपस में ना काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ज़्यादा ही लिटरल, इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो काफ़ी पास है।
विम्सिकल और कैप्रिशियस होता है कि कोई एक सटीक आपने डिसीजन नहीं लिया, कभी कुछ कह देते हैं तो कभी कुछ कह देते हैं, है ना, तो आर्बिट्रेरी हैं आप एक चीज़ पर टिके नहीं रहते हैं अगर, तो आप विम्सिकल हैं, आप कैप्रिशियस हैं, ठीक है जी, और उसको आप आर्बिट्रेरी भी कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द टीचर्स आर्बिट्ररी रूल्स कन्फ्यूज द स्टूडेंट्स। जो टीचर है ना, कभी कह देते थे कि पढ़ाई करो खड़े होके, कभी कह देते पढ़ाई करो बैठ के, तो उनके रूल्स जो है उससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वह आर्बिट्ररी हैं। दे मेड अ रैंडम सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बच्चों की भर्ती चल रही है लेकिन कोई रूल ही नहीं है कि किस तरह का टेस्ट लिया जाएगा, उन्हें क्या उनके अंदर देखा जाएगा और सिलेक्ट किया जाएगा। वो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे थे किसी को भी उठा करके अपने मनमाने तरीके से। हिज कैप्रिशियस बिहेवियर अनॉयड एवरीवन। उनका बिहेवियर कैप्रिशियस था। कैप्रिशियस होने का मतलब क्या हुआ कि वो कभी ना एक बात पे नहीं टिकते, कोई जान ही नहीं सकता कि वो अगला मूव क्या होगा उनका, वो कुछ भी कर देते हैं, तो वो रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका बिहेवियर हुआ कैप्रिशियस और सभी को यह परेशान करता है। चलिए, एन अनरीजनेबल डिसीजन कैन कॉज डिस्प्यूट्स। देखिए, अगर किसी का डिसीजन अनरीजनेबल है, जिसके पीछे कोई रीज़न ना हो, कोई तर्क ना हो, तो उससे क्या लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है ना, डिस्प्यूट हो सकता है। द विम्सिकल डिज़ाइन अट्रैक्टेड अटेंशन। डिज़ाइन कैसे विम्सिकल हुआ भाई, ये तो कुछ अलग सा ही बोल दिया इन्होंने। देखिए, आप यहाँ पे कैप्रिशियस की जगह विम्सिकल ना लिख सकते थे आराम से, वो आपको ज़्यादा समझ में आता। पर हाँ, ये सेंटेंस भी अपने आप में अच्छा है। कोई डिज़ाइन विम्सिकल कैसे हो सकता है? विम्सिकल हो सकता है ऐसे। देखिए, अगर मैं एक चेस बोर्ड को देखूं तो वह बिल्कुल ही विम्सिकल नहीं होगा, एकदम रेगुलर उसके अंदर होता है, ब्लैक एंड वाइट कलर के बॉक्सेस बने होते हैं, वो बिल्कुल क्लियरली एक सटीक तरीके से बने हैं। वहीं जो ये आप इमेज देख रहे हैं, रैंडमली कहीं भी कुछ भी लगा है, तो ये जो डिज़ाइन है ना, ये विम्सिकल है, लेकिन ये अट्रैक्टिव तो लग सकता है ना, खूबसूरत तो लग सकता है। तो विम्सिकल डिज़ाइन जो है वो सभी के आकर्षण को खींच लेता है अपनी ओर। चलिए, अगला वर्ड है आर्बिट्ररी, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होता है वह व्यक्ति जो मध्यस्थता करे। अ पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट और जजमेंट बिटवीन द पार्टीज। दो पार्टी हैं जिनके बीच में मध्यस्थता करता है व्यक्ति, वह आर्बिट्ररी है। उसको आप मीडिएटर कह सकते हैं। मीडिएटर सबसे बढ़िया यही है, बाकी के दो एक्स्ट्रा लिख दिए गए हैं बस यहाँ पे, तो मीडिएटर है। अगर आप इनसे भी बेहतर कुछ शब्द जानते हैं ना आर्बिट्रेटर के लिए, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। जज भी हो सकता है ना, जज भी तो आर्बिट्रेटर होता है ना, दो लोगों के बीच में करता है सुलह। एम्पायर भी हो सकता है और रेफरी भी हो सकता है। बहुत अच्छे शब्द नहीं है ये यहाँ पे, मीडिएटर इज़ द बेस्ट वन। द आर्बिट्रेटर रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। आर्बिट्रेटर जो थे उन्होंने दो लोगों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई झगड़ा था, उसे आसानी से शांति से सॉल्व करा दिया। द मीडिएटर हेल्प द पार्टीज रीच एन अग्रीमेंट। एक दिक्कत चल रही है, अग्री नहीं कर रहे हैं लोग, है ना, अग्री नहीं कर रहे हैं, तो अग्रीमेंट तक पहुंच पाए, यह किसने मदद कराई, इस चीज़ में मदद कराई मीडिएटर ने। चलिए बाकी सब छोड़ देते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। आगे आ जाइए, आर्केन। आर्केन होता है जो रहस्यमयी कुछ हो, अंडरस्टूड बाय फ्यू, मिस्टीरियस और सीक्रेट, वह होता है आर्केन। अच्छा जी, इसके लिए पहला वर्ड तो यही है, मिस्टीरियस, जो मिस्टीरियस हो, जिसमें कुछ रहस्य हो। और एसोटेरिक, एसोटेरिक भी रहस्यमयी होता है। ऑब्सक्योर कुछ छुपा हुआ, और सीक्रेट भी कुछ छुपा हुआ। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक्स सीम्ड आर्केन। देखिए ये एग्जाम्पल मैं पहले भी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, बिकॉज आई हैव स्टडीड क्वांटम फिजिक्स माई सेल्फ ड्यूरिंग द डिग्री, तो इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल मैं जगह जगह डाल देती हूँ। तो प्रोफेसर का जो लेक्चर था ना क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, क्वांटम फिजिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट स्ट्रीम है फिजिक्स की, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल इस तरह के एग्जाम्पल में हो सकता है जहाँ पे यह शब्द यानी आर्केन यूज़ हुआ है। जो बच्चा फिजिक्स नहीं जानता है ना, उसके लिए क्वांटम फिजिक्स आर्केन ही होगी, है ना, रहस्यमयी होगी। चलिए, एसोटेरिक नॉलेज इज़ नोन टू ओनली फ्यू स्कॉलर्स। कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसा ज्ञान है जो कुछ ही लोगों तक पहुँचा है, उन्हीं लोगों के पास है, तो वो है एसोटेरिक। एसोटेरिक, ओके, विशेष ज्ञान है वो, किसी किसी के पास ही है। द मिस्टीरियस मैसेज पजल एवरीवन। मिस्टीरियस मैसेज आया है कोई, हाँ संदेश आया है, सभी लोग उससे पजल हो गए हैं, कन्फ्यूज़ हो गए हैं, मिस्टीरियस। द टेक्निकल टर्म रिमेन ऑब्सक्योर टू बिगिनर्स। देखिए आप किसी फील्ड में शुरू में जाते हैं ना, जैसे कि मैंने पॉलिटी पहली बार जब पढ़ी थी ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, तो मेरे लिए तो वही टेक्निकल टर्म्स थी जो बिल्कुल मैं जानती नहीं थी।
और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आया, चीज़ें ईजी लगने लगी। तो वो जब तक मैं जान नहीं पाई थी तब तक वे टर्मिनोलॉजी मेरे लिए ऑब्सक्योर थी, छुपी हुई थी, सीक्रेट थी। दे शेयर्ड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अमंग ट्रस्टेड मेंबर्स। जिन लोगों पर विश्वास किया जा सकता है उन लोगों के बीच में वह अपने भेद यानी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को खोलते हैं, शेयर करते हैं। अगला वर्ड है आर्काइक। आर्काइक होता है प्राचीन समय से जुड़ा कुछ, ओल्ड फैशन, आउटडेटेड। तो एंशियंट हो गया प्राचीन, एंशियंट, एंशियंट और आर्काइक हो गए सिनोनिम। फिर हो गया ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, ये तीनों एक ही हैं। इनका मतलब होता है जो अब यूज़ में नहीं है ना, जो अब यूज़ में नहीं है वो वाली चीज़ें। जैसे कि टाइपराइटर जो है ना, टाइपराइटर ऑब्सोलीट हो चुका है, आउटडेटेड है, अब कोई यूज़ नहीं करता उसे। चलिए, द म्यूजियम डिस्प्लेड आर्काइक टूल्स। म्यूजियम के अंदर रखे हुए टूल्स थे कुछ, वो प्राचीन समय से बिलोंग करते थे, तो उन्हें कहा गया आर्काइक टूल्स। एंशियंट आर्टिफैक्ट्स वर डिस्कवर्ड इन द एक्सकेवेशन। देखिए, आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? प्राचीन समय की कुछ कलाकृतियाँ जो होती हैं ना, उनको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। तो वो पाई गई हैं एक्सकेवेशन, खुदाई के दौरान। द ओल्ड इक्विपमेंट बिकेम ऑब्सोलीट। पुरानी तरह के जो इक्विपमेंट थे, जो औजार थे, वे अब नहीं काम आते, ओल्ड फैशन हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वॉज रिप्लेस्ड विथ मॉडर्न मशीन्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो टेक्नोलॉजी अब आउटडेटेड है उसकी जगह क्या आ गया है? नई नई मशीनें आ गई हैं। ओल्ड फैशन्ड कस्टम्स आर समटाइम्स प्रिजर्व्ड इन विलेज। देखिए, विलेज यानी गाँवों में ना, खैर ये इंडिया में तो बहुत जगह हो रहा है, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो आज तक प्रिजर्व्ड हैं, चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो शादियाँ होती हैं ना, वो पुराने ज़माने में जैसे होती थी ना, वैसे ही हो रही हैं। नए चोचले हैं पर पुरानी जो प्रथाएं हैं ना, वो भी गई नहीं है। तो जो ओल्ड फैशन्ड कस्टम्स हैं ना, जो रीति रिवाज हैं, वो अभी तक चल रहे हैं, प्रिजर्व्ड हैं। चलो, आर्डर क्या है? आर्डर होता है जोश या उत्साह, ग्रेट एंथुसियाज्म, पैशन फॉर समथिंग। तो इसके लिए पहला वर्ड तो पैशन ही हो गया, पैशन, आर्डर। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म उत्साह। ज़ील, ज़ील भी होता है आपके अंदर, आपके मन में कुछ चीज़ करने का अगर जोश है, कुछ उत्साह है, तो वो आर्डर कहलाता है। फर्वर एक अच्छा वर्ड है, फर्वर ये भी आर्डर यानी पैशन के लिए एक वर्ड है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी परस्यूड हर वर्क विद ग्रेट आर्डर। उन्होंने जो जो भी उनका काम था ना, वो किया पूरे आर्डर के साथ, उत्साह के साथ। चलिए, हिज पैशन फॉर म्यूजिक वॉज एविडेंट। संगीत को लेकर जो उनके मन में उत्साह था, जोश था, वह सभी में एविडेंट था। एविडेंट मतलब जिसको एविडेंस की ज़रूरत ना हो, जो ऑब्वियस हो, इसके बारे में हमने बात की है ना, जो ऑब्वियस हो वह हो गया पैशन, सॉरी एविडेंट। चलिए, पैशन की हम बात कर रहे थे। द टीम शोड एंथुजियाज्म ड्यूरिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के दौरान जो टीम है उन्होंने उत्साह, जोश दिखाया। ज़ील फॉर लर्निंग मोटिवेट स्टूडेंट्स। जो पढ़ने की ज़ील होती है ना, अंदर जिज्ञासा होती है, उससे बच्चे मोटिवेट बने रहते हैं ना। आप लोगों के मन में अगर जिज्ञासा है नए शब्द जानने की, तो आप ये क्लासेस नहीं छोड़ेंगे। ही स्पोक विद फर्वर अबाउट हिज कॉज। जो भी उनकी वजह थी, जो भी उनका कंसर्न था, जिससे वो चिंतित थे, जिस बात से, उसके बारे में उन्होंने पूरे फर्वर के साथ, जोश के साथ में बात की, उत्सुकता के साथ में बात की। चलिए, एरिना क्या होता है? एरिना एक्चुअली होता है ये अखाड़ा टाइप्स कुछ, जहाँ पे पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी, बैटल होते थे। तो वो फील्ड, वो मैदान, क्षेत्र जहाँ पर प्रतियोगिताएं होती थी, वो एरिना कहलाता था। अ प्लेस और स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन के लिए तो है ही, साथ ही साथ अब नए तरीके से भी इस्तेमाल होता है, जैसे एक्टिविटी। अगर कोई एक्टिविटी हमारे और किसी और के बीच में कॉमन होगी तो हमारा कॉमन अरीना होगा, लड़ाई का अरीना हो सकता है। चलिए, इसको आप फील्ड कह सकते हो, स्टेज, प्लेटफॉर्म या फोरम कह सकते हो। फोरम, इंटरनेशनल फोरम्स आप जानते हो ना, यानी कि जो एक मंच है जहाँ सभी लोग मिलते हैं, वो इंटरनेशनल फोरम हो गया। चलिए, द एथलीट्स कम्पीटेड इन स्पोर्ट्स एरिना। जो एथलीट्स थे, कौन होते हैं एथलीट्स? जो इस तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एथलेटिक्स कहलाते हैं। और एथलेटिक्स कौन से गेम होते हैं? जिनमें भागना दौड़ना ज़्यादा पड़ता है ना। जैसे कि क्रिकेट नहीं है एथलेटिक्स में, रनिंग है, ओके, जेवलिन थ्रो है। इसके अलावा बहुत से और गेम्स हैं जो एथलेटिक्स में हैं। तो एथलीट जो हैं वे एरिना में मिले, ठीक है जी, एरिना में आए कंपटीशन के लिए। ही इज़ वेल नोन फॉर इन द पॉलिटिकल फील्ड। राजनीति के क्षेत्र में वे काफ़ी जाने माने हैं। क्षेत्र में, एरिना यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, पर हाँ, अरीना और फील्ड काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
अभी ना मेरे एग्जाम्पल जो होते हैं ना वो एक दूसरे से अलाइन थोड़ा कम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अरीना डाल रहे हैं, यहाँ पे फील्ड डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे अरीना नहीं डाल सकते। अभी मैं आगे कोशिश कर रही हूँ कि एग्जाम्पल थोड़े से और अलाइंड हों एक दूसरे से। द स्टेज वॉज सेट फॉर अ डिबेट, जो स्टेज था, मंच था, वह डिबेट के लिए सेट हो चुका था। द प्लेटफॉर्म अलाउड डिस्कशन ऑन सोशल इशूज़, जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बातचीत हो रही है तो वहाँ पे सोशल मुद्दे उठाए जा सकते हैं। द फोरम प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर ओपन डायलॉग, जो फोरम है, जो इस तरह का एक मंच है, बड़ा मंच है जहाँ पर लोग जाएं और बोलें, वहाँ पे ये मौका दिया जाता है कि सभी खुल के अपनी बात कहें। देखिए अरेन क्या है? अरेन होता है अभियोग लगाना, मतलब कि आप पे चार्ज लगा दिया गया है कोर्ट में। ठीक है जी, ऐसे नहीं कि खुले में घर में आप पे कोई आरोप लगा रहा है तो अरेन है। कोर्ट में जाकर के आप पे चार्ज लगाया गया है तो अरेन किया गया है। टू कॉल बिफोर अ लीगल अथॉरिटी, अभियोग लगाना है, अदालत में पेश करना। सिनोनिम क्या है? चार्ज, इंडिक्ट, समन या प्रोसिक्यूट। चार हो गए, चार्ज, इंडिक्ट, समन या प्रोसिक्यूट। देखिए द सस्पेक्ट वॉज अरेन्ड फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए जो सस्पेक्ट था, जिस पे शक था, उस इंसान को पकड़ लिया गया। अथॉरिटीज चार्ज हिम विद फ्रॉड, जो भी है व्यक्ति हैं उन्हें फ्रॉड के लिए, फ्रॉड करने के लिए चार्ज किया गया। ठीक है, उन पे आरोप लगाया गया। द गवर्नमेंट इंडिक्टेड द ऑफिशियल फॉर करप्शन, कोई ऑफिसर हैं जी वो करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, तो गवर्नमेंट ने उन्हें इंडिक्ट किया। इंडिक्ट करना भी होता है कि आरोप लगाना। ठीक है जी, आरोप लगाना। ही वॉज समन्ड टू कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग, समन होता है एक्चुअली बुलाना, तो कोर्ट में बुलाना, समन करना, तो थोड़ा सा ऐसा हो गया ना कि आपको अदालत में पेशी देनी है ना, उस तरह का हो गया। द प्रोसिक्यूटर डिसाइडेड टू प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड, जो भी दोषी हैं उन्हें प्रोसिक्यूट करने के लिए, यानी कि उन्हें अदालत में बुलाने के लिए प्रोसिक्यूटर ने डिसीजन लिया। चलिए, अरेंजमेंट क्या है? व्यवस्था, व्यवस्था करना या योजना करना। एन ऑर्गेनाइज प्लान, एन ऑर्गेनाइज प्लान और स्ट्रक्चर, द एक्शन ऑफ अरेंजिंग। सिनोनिम हो गया ऑर्गेनाइजेशन, प्लान, सेटअप या लेआउट। चलिए, ये आप इजी है, ये वाला तो आप आसानी से समझेंगे। द फ्लोरल अरेंजमेंट डेकोरेटेड हॉल ब्यूटिफुली, फूलों का अरेंजमेंट है, उनको अरेंज किया गया है तो हॉल उससे बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स हेल्प्ड इम्प्रूव एफिशिएंसी, फाइलों को ना इस तरह लगाया गया है कि आप आसानी से कोई भी फाइल ढूंढ सके, तो उससे आउटपुट बढ़ जाएगा ना, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दे मेड अ प्लान फॉर द इवेंट, इवेंट के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि भैया पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। द सेटअप ऑफ रूम वॉज इम्प्रेसिव, रूम में जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था, चीज़ों को अरेंज किया गया था, सेटअप किया गया था, वह बहुत इंप्रेसिव था, बहुत अच्छा लग रहा था। द लेआउट ऑफ द गार्डन वॉज केयरफुली डिजाइंड, गार्डन का जो लेआउट था, मतलब उसका जो नक्शा था बेसिकली, वह बहुत ध्यान से बनाया गया था। तो इसको अरेंजमेंट कह सकते हो? जी हाँ, कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या प्लान भी कह सकते हैं, कुछ कुछ मिलता जुलता है। देखिए आज की क्लास का आखिरी वर्ड देखिए, एरोगेंट। एरोगेंट होता है कोई घमंडी, कोई अहंकारी व्यक्ति, अभिमानी। ही हैविंग एन एग्जैचुरेटेड सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, प्राउडी या हॉटी। देखिए कोई व्यक्ति अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में इतना एग्जैचुरेटेड सेंस रखता है। बताती हूँ क्या बोल रही हूँ मैं। एग्जैचुरेटेड होता है बढ़ा चढ़ा करके कुछ बोलना, सोचना। तो सेंस क्या हुआ? अपनी समझदारी में वह ये समझता है कि वह बहुत ही बढ़िया है, उसने अपनी इमेज बहुत एग्जैचुरेट की हुई है। एग्जैचुरेट माने बढ़ा चढ़ा कर कुछ सोचा हुआ है। ठीक है जी, वह बहुत अहंकारी, घमंडी व्यक्ति हुआ, एरोगेंट। तो इसके सिनोनिम बड़े अच्छे हैं। देखिए हॉटी, हॉटी हो गया, एक हो गया कंसीटेड, एक हो गया ओवर बियरिंग और एक हो गया प्राउड। अगर आपको याद हो तो हमने स्नॉब भी एक वर्ड देखा था। स्नॉब भी होता है नकचढ़ा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत अच्छी राय रखता हो, वो भी होता है एरोगेंट। हिज एरोगेंट एटीट्यूड अनॉयड हिज कलीग्स, जो उसके साथी थे, सहकर्मी थे, वो बड़े परेशान थे उसके घमंडी एटीट्यूड से। शी लुक्ड हॉटी एंड अनअप्रोचेबल, वह बहुत ही हॉटी लगती थी, बहुत घमंडी लगती थी और कोई उन तक नहीं पहुंच पाता था, ऐसा लगता था कोई उनसे क्या ही बात करे। द कंसीटेड स्टूडेंट इग्नोर्ड एडवाइस फ्रॉम टीचर्स, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं ना, और टीचर्स की एडवाइस उन्हें बेकार लगती है, तो वो कंसीटेड बच्चे होते हैं ना, घमंडी होते हैं। हिज ओवर बियरिंग बिहेवियर कॉज्ड टेंशन इन द ऑफिस, जो उनका बिहेवियर है घमंडी वाला, उससे ऑफिस में बड़ी टेंशन हो गई है। ही इज़ टू प्राउड टू एडमिट हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियां एडमिट करने के लिए वह बहुत ही प्राउड है, वो नहीं मानेंगे अपनी गलतियों को। चलिए आज की क्लास यहाँ ओवर होती है बच्चों।
अभी हमने देख लिए हैं सारे ए वर्ड्स और कल की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं बी वर्ड्स। आप मेरे साथ बने रहिए। आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। एंड वन मोर थिंग, आप जो क्विज़ है जो अभी मैं देने वाली हूँ उसका किसी का आंसर आप लोगों ने नहीं दिया है। व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन बच्चे कम भी देख रहे हैं या पूरा नहीं देख रहे हैं, आई डोंट नो हाउ। क्विज़ का कोई आंसर नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ क्विज़ का आंसर दीजिए और एंड तक बने रहिए मेरे साथ में ताकि पूरी क्लास आप ले सकें। चलिए आज का क्विज़ देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मेरा नाम वर्षा खारी है। मैं आपसे मिलती हूँ कल। ओके, बाय बाय।